हेलो माय नीट हसलर्स, वेलकम बैक। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, वो आप चेक करिए। उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखने आइएगा। ओके, वैसे तो हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई, सो अभी सबको अलर्ट रहना है। पिछले टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है, आप पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, बट वो वीडियो भी देख लीजिएगा। वी हैव इन डिटेल डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमने एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने पिछले क्लास में छोड़ दिया था वो मैं अभी कर देती हूँ, डायग्राम ऑफ नॉस्टॉक। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये म्यूसिलेजिनस शीट जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं, ये कवरिंग रखते हैं, एक टाइप ऑफ कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, और इसमें से एक है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, मतलब बाकी सब जो है वो O2 CO2 के एक्सचेंज पे फोकस करता है, ये जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हेट्रोसिस्ट यहाँ पे इस रीजन से प्रेजेंट होता है। तो एक दो सेल जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो अलग होते हैं, आपको अलग कलर पर्पल अंदर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस। सो यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सो ये था हमारा फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज नॉस्टॉक, एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे न्यू क्लास, दैट इज न्यू क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने हमें बताया। उसमें से उनका जो सबसे अच्छा दाव था वो क्या था? फंजाई। उन्होंने बोला भाई इसका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज भी नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, तो वो क्या है उनके हिसाब से? भाई अगर काइटिन है इनके सेल वॉल में, दैट मीन्स ये तो अलग है, हम सब एक नहीं है गुरु, ये अलग है। तो उन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी से अगले आधे घंटे तक आपको पूरा पूरा फोकस अपना यहाँ रखना है। पॉइंट ये है बेटा कि फंजाई में हर कुछ डिस्पर्स्ड वे में एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है। अगर मैं क्लब करके पढ़ाऊं तो मैं फुल टर्म कोर्सेज में ही आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन हर चीज बता सकती हूँ। ठीक है, इन डिटेल। अभी के लिए वॉट एवर इज नेसेसरी, आप एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या इसमें आना चाहिए वो मैं इस क्लास में जरूर डिस्कस कर दूंगी। कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो मैं लिख रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, हर चीज आपको इम्बाइब करना है इस टाइम पे। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपरली आपको सुनते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन क्या है हमारा? फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो अब क्लियर हो गया कि इसमें कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर ग्रेट डाइवर्सिटी वो शो करते हैं। तो इनका मतलब क्या फंजाई भी होते हैं? यस, फंजाई भी होते हैं, यूबिक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो यूबिक्यूटस कॉस्मोपॉलिटन जो फीचर था हमारा किसमें आप बताइए? मोनेरेंस में, वो फंजाई में भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ये आपको मॉर्फोलॉजी अलग और हैबिटेट अलग, आपको बहुत डाइवर्सिटी दिखेंगे। ठीक है, ये अलग अलग, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट, ठीक है, जो भी सड़ रहा हो सामान उसमें आपको फंजाई मिलेंगे। गुड फंजाई भी होते हैं, बट उनका जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उस पर उनका गुजारा होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका सैप्रोफिटिक रहता है, दैट मीन्स दे एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, कैसे वो हम आज आगे आगे देखेंगे। ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। ठीक है, फेमस है मशरूम आप खाते हो, ठीक है, वो भी फंजाई है। तो इसका मतलब एडिबल भी होते हैं ये सारे हार्मफुल नहीं होते, ये सारे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत न्यूट्रिशियस फंजाई भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉमन मशरूम भी हमने बता दिया। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंजस। अब कौन सा पैरासाइटिक फंजस था वो मैं आपको डिस्कस करूंगी किसमें? फाइकोमाइसिटीज जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इधर में सब कुछ क्लब नहीं करूंगी, आप बस याद रखिए कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि एक व्हाइट स्पॉट्स जो सीन होते हैं मस्टर्ड लीव्स में, जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं उसको हम व्हाइट रस्ट डिजीज बोलते हैं। उसको मैं दिखा दूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी फाइकोमाइसिटीज। ओके, अभी आपको इतना याद रखना है कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है यीस्ट। यीस्ट इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेलुलर फंजाई, तो वो आपको याद रखना है। ओके, वो क्या करने में हेल्प करता है अब आप लिखते जाइए साइड बाय साइड। ठीक है, नाउ हाई टाइम। अब आपको सबसे पहले पॉइंट क्या मिला? यूबिक्यूटस कॉस्मोपॉलिटन आपने लिख दिया ऊपर। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपने ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर कौन से होते हैं भाई? यूनिसेलुलर हमारा होता है यीस्ट, ये आपको लिख लेना है बगल में। ठीक है, यीस्ट हेल्प क्या करता है करने में? तो यीस्ट हेल्प करता है आपका ब्रेड एंड बियर बनाने में। ठीक है, यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो आप क्या नीचे लिख दोगे? ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज होता है। इससे क्या होगा, आपको इतने दूर का जो पैराग्राफ है ना, इतने दूर का जो पैराग्राफ है वो आपको दोबारा 10 बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। जब आप रिवीजन करने आओगे उस टाइम पे आप जो साइड में लिख रहे हो उसको भी देख के आप क्विक रिवीजन कर सकते हो अ डे बिफोर एग्जाम। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, अदर फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली फंजाई डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। व्हीट रस्ट डिजीज, व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया। ठीक है, तो व्हीट रस्ट डिजीज होता है। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि लिख दिया अब एनसीईआरटी, तो हम यहाँ लिख देंगे व्हीट रस्ट
डिजीज़, ठीक है, यहीं पे आपको मार्क कर देना है। वो किससे होता है? वो होता है पुसीनिया से। पुसीनिया किस कैटेगरी में आते हैं? पुसीनिया किस कैटेगरी में आते हैं? अभी तक तो आपने एक बार तो पढ़ा है, आपके दिमाग में आंसर तुरंत आना चाहिए। बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, सैक फंजाई। ओके, तो पुसीनिया उसका एग्जाम्पल है, इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी फंजाई था। कैसे बना था भाई पेनिसिलियम, किसी को पता है? मैम मैं तो भूल गई, पता है किसी को? एंटीबायोटिक्स के काम आता है, आपको यहाँ लिख लेना है। एंटीबायोटिक के तौर पे कौन सा यूज होता है हमारे पास? हमारे पास है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम बना ही इस तरह से था, जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उसमें, उन्होंने बैक्टीरिया कल्चर किया था, ठीक है, बट वहाँ फंजाई उनको दिखने लग गया, और वो फंजाई क्या कर रहे थे? वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक फंजाई मिला जो कि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, ठीक है, दैट मीन्स एंटीबैक्टीरियल ग्रोथ, वो बढ़ने नहीं दे रहा था कॉलोनीज को। उसी तरह उसका इन्वेंशन हुआ वहाँ से, ठीक है, डिस्कवरी हुआ, नॉट इन्वेंशन, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, डिस्कवरी हुआ, चैनलाइज किया गया उस चीज़ को, ठीक है, तो फिर एंटीबायोटिक बनाया गया पेनिसिलियम नाम से। ओके, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, मैंने बता दिया, अकर इन एयर वाटर। अब हमने क्या किया था? हाईलाइट नहीं किया, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ साथ करूंगी। क्यों? क्योंकि हमें एनसीईआरटी को साथ साथ मेरे साथ आप हाईलाइट करते जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। चलिए, ठीक है, तो अब आप बताइए कि वो कहाँ कहाँ होते हैं? वो एयर में ही मिल रहे हैं, वाटर में ही मिल रहे हैं, सॉइल में भी मिल रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी मिल रहे हैं। तो ये सारी जगह वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या फंजाई कहीं आप होम एप्लीकेशन में आपको याद आ रहा है कि जहाँ फंजाई के बारे में मॉम एंड आपकी मम्मी हर दिन बात कर रही होती है? क्या घर में बोलती है कि ये सब्जी खराब हो जाएंगे, जल्दी फ्रिज में डाल, ये बना हुआ चीज़ खराब हो जाएगा, फ्रिज में डाल, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्या उसमें आ रहा है? उसमें क्या ऐसा ग्रोथ हो जाएगा जो वो खराब हो जाएगा? वहाँ पे फंजाई ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप डेली डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है। तो आप ब्रेड को छोड़ दो बहुत दिन तक, बाहर छोड़ दो, ठीक है, उसमें मोल्ड्स बन जाएंगे, तो उसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? फंजाई है, ठीक है। सो ये आप डेली डे टू डे में चेक कर सकते हो। तो उनको क्या चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप फ्रिज के अंदर डाल दोगे, वो नहीं बढ़ पाएगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको। गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। एक्सेप्शंस ऑफ यीस्ट, जो आप हमने क्या बोला? यीस्ट क्या है भाई? यूनिसेलुलर है, ठीक है। फिलामेंटस भी होते हैं फंजाई, ठीक है, एंड मोस्टली फिलामेंटस होते हैं। कैसे फिलामेंटस होते हैं भाई? फिलामेंट्स का मतलब क्या होता है? कुछ पतली पतली सी लत्तियां, है ना। तो फिलामेंट्स का मतलब तो ऐसा ही होता है। बॉडी का, उनका बॉडी क्या होता है फंजाई का? फंजाई का बॉडी होता है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। हाइफे होते हैं इनमें। तो कैसा होता है भाई? थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। हाइफे ऐसे कुछ होता है। हाइफे लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफे। ओके, तो ये जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो है हमारा हाइफे। और ये कहाँ पाया जाता है? फिलामेंटस, जो फंजाई होते हैं फिलामेंटस ग्रुप, उसमें पाया जाता है, जो मोस्टली फिलामेंटस ही होते हैं। ओके, नेटवर्क ऑफ हाइफे। अब इन हाइफे का अगर कोई नेटवर्क टाइप बन जाए, अब नेटवर्क कैसा होता है मैं थोड़ा सा रफली आपको दिखा देती हूँ। अगर यही हाइफे कुछ ऐसे से नेटवर्क बना ले, कुछ नेटवर्क से बना ले, ओके, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड जैसा भी, ठीक है, कुछ नेटवर्क बना ले, तो जब आप गूगल कर सकते हो, वहाँ भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे मिक्स मैच एकदम कलेक्ट होके बहुत सारे हाईफाई ऐसे नेटवर्क बनाए रहते हैं, ठीक है। उनका जो नेटवर्क होता है ना, उन्हें हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके, उनके नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, मतलब नेटवर्क्स ऑफ हाइफे को। ओके, चलिए, माइसीलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेटवर्क ऑफ हाइफे। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। अब आप मुझे बताइए, आपने क्या जाना था जब हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे? आपने हमेशा से हम ये जानते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का लेवल हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जा रहा था? नहीं था, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था। बट धीरे धीरे जब बढ़ते गया ऑर्गेनिज्म लेवल, तब क्या हुआ? तब मेम्ब्रेन्स आते गए हर के अराउंड, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा आते गया। पहले सेल था, टिश्यू हुआ, फिर ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो यहाँ क्या था? हमने पढ़ा था उस चार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कि लूज टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, फंजाई में।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फंजाई की भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो फंजाई के 3 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, 3-4 कैटेगरीज होता है, मैं आपको बता देती हूँ। फाइकोमाइसिटीज फर्स्ट वन, ठीक है, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ये 4 तरह के फंजाई के कैटेगरीज होते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब हम कोई फंजाई पहले पता चला होगा लोगों को, ठीक है, प्रिमिटिव होगा, फिर उससे बेटर हमने पाया, फिर उससे बेटर हमने पाया, तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई था ना, उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो बेसिक थे। तो उन बेसिक में क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जैसे मैंने बताया प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, वैसे ही जो बेसिक कैरेक्टर्स थे ना, जो बेसिक फंगी निकला उसमें नहीं थे, ठीक है, क्या नहीं थे, उनमें प्रॉपर डिवाइडेड हाइफे नहीं थे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक हाइफे। सीनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। सॉरी मैम, क्या कर रहे हो, पेन का कलर भूल जा रहे हो, मैम की बुद्धि भ्रष्ट। ये हाइफे है फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है, ये हाइफे है एंड ये भी हाइफे है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ। डिफरेंस क्या है कि अगर मैं उसकी बात करूँ, किसकी, प्रिमिटिव फंजाई की, तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें एक ही हाइफे के अंदर बिना किसी डिवीजन के बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेप्टा होगा, सेप्टा मतलब वॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एक डिवीजन होगा। तो ये किस में पाया जाएगा, जैसे कि हायर ग्रेड जब बढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है, तो ये भी थोड़ा हायर ग्रेड ऑफ फंजाई में पाया जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिमिटिव, ठीक है, ये आपको याद रखिएगा, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ फंजाई हो जाएंगे जिसमें सीनोसाइटिक कंडीशन है। सीनोसाइटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस विदाउट सेप्टेट फॉर्म अंदर हाइफे के पाए जाते हैं, ठीक है। हाइफे क्या था मैंने आपको यहाँ बता दिया था, ठीक है। तो अब सीनोसाइटिक कंडीशन इसमें है। अब इसमें बताइए आप मुझे कि प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव तो नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है, ये थोड़े इवॉल्व्ड कैटेगरीज है, ठीक है। तो इवॉल्व्ड कैटेगरीज के क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे, उनके पास जो होगा वो सेप्टा होगा या फिर क्रॉस वॉल्स होगा, ठीक है, इन देयर हाइफे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेप्टा प्रेजेंट, ओके, एंड इसमें सीनोसाइटिक कंडीशन नहीं पाया जाएगा, ओके। अब आप कौन कौन से होते हैं, जो फाइकोमाइसिटीज है वो बिलोंग करते हैं आपके, फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वो आपके बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में जिसमें सीनोसाइटिक कंडीशन होते हैं। बट क्योंकि सेप्टा एब्सेंट होता है, प्रिमिटिव है, ठीक है, बट फ्यूचर में जो इवॉल्व होता है तो उसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरो, ठीक है। पेन धोखा दे रहा है, ओहो, एक तो चैप्टर खराब मैम, ऊपर से पेन भी, उफ क्या मुश्किल है। चलिए, ड्यूटेरो है ना, तो एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो क्या हो जाता है, थोड़ा इवॉल्व्ड कैटेगरीज है तो उनमें होता है सेप्टे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो डेड सबस्ट्रेट्स में मैंने क्या बोला, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अपना खाना कैसे निकालेंगे भाई, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उससे वो ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अपने अंदर सक कर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है, सैप्रोफाइट्स, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं कंप्लीटली एज अ होस्ट, ठीक है, ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये देखिए, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है फंजाई में, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं, ठीक, ऑब्लिगेट मतलब कि उनको अगर वो होस्ट ना रहा तो ये इंडिपेंडेंट नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। एक होते हैं फैकल्टेटिव, एक होते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स रह ही नहीं सकते हैं होस्ट के बिना, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। बट फैकल्टेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो जब तक होस्ट है तब तक ठीक है, जब होस्ट नहीं है तब वो खुद से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करना होता है, मतलब खुद से खाना नहीं बनाने लग जाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अदर देन पैरासाइटिक फॉर्म भी वो एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्बायंट्स की तरह भी रहते हैं। सिम्बायंट्स की तरह कौन रहते हैं भाई, एल्गी के साथ रहते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, लाइकेंस। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, साइकस, जिम्नोस्पर्म, माइकोरिजा, ठीक है, तो माइकोरिजा की तरह भी रहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, वैसे जैसे आगे चैप्टर में आ जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे आ गया तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। लाइकेंस जो है उसमें क्या क्या है, हमने बोला कि लाइकेंस एल्गी प्लस फंगी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल से, फंजाई, एंड जो एल्गी होते हैं वो एल्गी क्या फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो
वाटर एंड एवरीथिंग, ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज गिवन बाय फंजाई, एंड एल्गी क्या करते हैं, एल्गी सिंपली क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और वो डिलीवर करते हैं। दोनों अपना एक दूसरे का सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। ओके, एल्गी एंड फंगी में जो नाम होता है इस लाइकेन के एसोसिएशन में, उस नाम को जब कोई फंजाई का कंपोनेंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोबायंट या फाइकोबायंट, उसे हम बोलेंगे माइकोबायंट। एंड एल्गी जो लाइकेंस में एल्गी का पार्ट है उसे हम बोलेंगे फाइकोबायंट, क्योंकि आप कैसे याद रखोगे, फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है वो फाइकोबायंट, पीपी। ओके, कॉमन, तो ये आपको याद रखना है। रिप्रोडक्शन इन फंगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए, अब हमारा टॉपिक क्या भाई, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब आप पहले जल्दी से नीचे लिख लीजिएगा, साथ ही साथ अभी लिखिएगा, ठीक है, कि भाई साहब जो रिप्रोडक्शन है फंजी में, फंगी का रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, ठीक है, इनमें भी कोई कमी नहीं है भाई, ये सब करते हैं। मैं क्यों पीछे हटूँ भाई, मैं वेजिटेटिव भी करूँगा, मैं वेजिटेटिव भी करूँगा, मैं क्या करूँगा, और मैं एसेक्सुअल भी करूँगा और मैं सेक्सुअल भी करूँगा, मतलब कि मैं तीनों तरह से काम करूँगा, ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव मोड जो होता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि तो आपको गलती से भी नहीं भूलना है, वेजिटेटिव मोड 3 होंगे मैम, वेजिटेटिव मोड 3 होंगे, एनसीईआरटी में लिखा है, मैं याद करूंगी। मेरा फर्स्ट होगा फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन कैसे होगा, हाईफाई टूट के दूसरा हाईफाई कंप्लीट, मतलब फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर कुछ टूटा वो कंप्लीट फिर एक रीजनरेट कर गया पूरी तरह से, ठीक है, तो हाईफाई अगर टूटा तो वो गिरा वहां पे, उसके बाद वो पूरा हाईफे की तरह डेवलप कर सकता है दोबारा से, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन से अपना वापस से पूरा स्ट्रक्चर बना लेना, एंड दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इज वन, एंड ये कहाँ आपको राइजोपस में पाया जाएगा, ठीक है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, जगह कम हो गया, बट इसी में एडजस्ट करना है। एक दिन पहले कैसे पढ़ोगे आप, 10 जगह लिखने से आप पढ़ नहीं पाओगे, एक दिन पहले आपको इसी में घुसाना है। चलिए, फ्रेगमेंटेशन, फिर नेक्स्ट हो जाएगा फिजन, ओके, एंड फिर हो जाएगा बडिंग। 3 तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव मोड से, एंड मैंने बोला फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल ये है, एंड फंजाई फिजन एंड बडिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, इनका एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट इनके एग्जांपल है, ठीक है। नाउ एसेक्सुअल मोड पे आते हैं। एसेक्सुअल मोड से वो कैसे काम करते हैं, एसेक्सुअल मोड में वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। कैसे करते हैं भाई, वो एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं। तो पहला स्पोर क्या होता है, कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, तो कोनिडिया भी आप बोल सकते हैं, कोनिडिया बनाते हैं। सेकंड बनाते हैं स्पोर एंजियोस्पोर्स। ये कहाँ से है भाई, आपके एनसीईआरटी से ही है, अपने मन से तो मैं लिख नहीं रही हूँ, ज़्यादा अपने मन से नहीं करना है, ज़्यादा लिखने से सुंदर नोट्स ही बन सकते हैं, एग्जाम नहीं निकल सकता, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, एनसीईआरटी वाला हम रहेंगे। तो कहाँ एनसीईआरटी में, ये रहा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। नाउ कमिंग टू एसेक्सुअल स्पोर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाय स्पोर्स होगा, और वो कैसे होगा, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। तीनों नाम है, मैंने तीनों नाम वहां लिख दिए। अब क्या हुआ, मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो, हड़बड़ी में देख रहे हो, तो कम से कम आप ये चार्ट तो देख के समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं वहां पे सेक्सुअल का भी लिख ही देती हूँ, जब पढ़ेंगे तो फिर आगे और बढ़ेंगे। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर किसी में अलग अलग होता है, एक कैटेगरी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तुरंत आंसर बताइए, मुझे मत बताइए, अपने आप को बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस में नहीं होगा, किस कैटेगरी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक में नहीं होता है, वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, लास्ट वाला, ओके, आपको याद होगा एनसीईआरटी में लास्ट वाला जो उसमें नहीं होता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता है, तो एक्सेप्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है आपका, जाइगोस्पोर्स, oospores, ओके, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है तो थोड़ा इसे शिफ्टिंग कर लिया जाए, ओके, इनफ, ठीक है, चल जाएगा हमारा काम है इतने में, ठीक है। चलिए, अब हम लिखते हैं जाइगोस्पोर्स, फिर है oospores, फोर्थ है क्या, एस्कोस्पोर्स। नाम से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो जाइगोस्पोर्स, oospores,
एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, स्टार्टिंग के दो जो है वो फाइकोमाइसेटीज के अंदर होंगे और जो लास्ट के दो है, एक एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसेटीज, नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें कुछ भी याद रखने का अलग से नहीं है। बेसिडियोस्पोर्स कैसे, बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इससे पता चलता है एक तो बेचारा अकेले रह गया, ड्यूट्रोमाइसेटीज के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, तो बेचारा ऐसे ही रहता है बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वो क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं इस सेक्शन में, जो सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पे वेरी टू मच अटेंशन ओवर हियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या बोला, oospores, ascospores, basidiospores, यहाँ एक नहीं लिखा है विच इज zygospores ऑल्सो, मैंने आपको लिखा दिया। ये दोनों ही कहाँ होते हैं, ये दोनों ही होते हैं फाइकोमाइसेटीज के अंदर, ठीक है। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो सारे अलग अलग तरह के स्पोर्स है, जो सेक्सुअल स्पोर्स है, वो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर पाए जाएंगे, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज मान लीजिए अगर जैसे एस्कोस्पोर्स है, वो एस्कोकार्प के अंदर पाया जाता है, वो एक फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं, मैम सब भूल जाओ, आप सब भूल जाओ, हम तो भूल ही रहे, आप भी भूल जाओ, पेन चेंज करना है ना, कलर चेंज करना। तो एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, तो ये कार्प क्या है, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है जिसके अंदर सारी चीजें हो रही है, स्पोर्स हो रहे हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जाइगोट फॉर्म के बाद मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या हो रहा है, मियोसिस होने के बाद जो इंडिविजुअल एस्कस के अंदर जो बन रहे हैं, तो एस्कस सैक है, ठीक है, एस्कस लाइक सैक, तो वो क्या है, एस्कोकार्प के अंदर होते हैं, वो बेसिडियोकार्प के अंदर होता है। तो ये सारे फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं। ओके, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है, अभी तक स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, आपको ये नहीं जानना है कि आगे कितना कुछ पढ़ना है, आपको ये देखना है कि अभी तक कितना कुछ पढ़ लिया हमने और कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने अभी अपने एनसीईआरटी में वो चीज़ उतार दिया है। नाउ कन्फाइंड, यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, मेन अभी यही था, हमने डिवाइड कर दिया चार तरह के, कैसे, एनसीईआरटी की बेस पे ही है, बस एक्स्ट्रा मैंने आपको जाइगोस्पोर्स बताया जो आप भूल भी सकते हैं, उतनी आज़ादी है आपको, ठीक है, आएगा एनसीईआरटी से ही। एनीवेज, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, वो फ्यूजन होगा गैमेट्स का, ठीक है। तो उससे कैसे बनेगा, ये प्लाज्मोगैमी हम बोलेंगे। क्यों भाई, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी याद कैसे रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोगैमी, पी, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोगैमी इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें होता क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब कैरियोकाइनेसिस आपने पढ़ा था, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, ठीक है। उस तरह अभी न्यूक्लियस क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो उसको कैरियोगैमी बोलते हैं। मियोसिस इन जाइगोट, यहाँ एक स्टेप और स्किप कर दिया एनसीईआरटी ने, कि पहले तो जाइगोट फॉर्म हुआ ना, टू न्यूक्लियाई जब फ्यूज किया तो जाइगोट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद उस जाइगोट में मियोसिस हुआ, बिकॉज जो जाइगोट है वो जाइगोट जब जाइगोट फॉर्म हुआ कहाँ पे, आफ्टर कैरियोगैमी जाइगोट फॉर्म हुआ, तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। अब ये जाइगोट में जो मियोसिस हो रहा है ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है। मियोसिस क्यों होगा, 2n था जाइगोट, अब इसको n में करना है, ये n होगा, ठीक है। तो मियोसिस हो जाएगा, इसलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे कि प्लाज्मोगैमी में जब टू न्यूक्लियाई फ्यूज किया तो n+n फ्यूज किया ना यहाँ पे, ठीक है, एक मेल से आया, चलो मैं सिंबल सी कर देती हूँ, ठीक है, एक मेल से आया, एक फीमेल से आया, तब तो मिला वो, ठीक है, मेल और फीमेल मिला, टू न्यूक्लियाई मिले, उसके बाद जाइगोट बना, उसके बाद वहां से फिर मियोसिस हुआ तो n बना, ठीक है। तो ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ऑब्वियसली मियोसिस हो चुका है भाई, तो अगर डिप्लॉइड होगा तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो इसको हैप्लॉइड ही रहना होगा मियोसिस के बाद, तो n हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे एक लाइन आपने देखा होगा ऊपर, बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। तो मोटाइल भी हो सकते हैं गैमेट्स, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। ये हर गैमेट जो होता है, चाहे एसेक्सुअल हो, स्पोर्स हो या फिर कुछ भी हो, ये मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, जो कोनिडिया होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि अगर कोई ऐसे बॉडी बना है, ठीक है, ऐसे कोई बॉडी है तो बाहर की तरफ ये होगा, और अगर ऐसे कोई बॉडी और अंदर की तरफ कुछ बन रहा है उसे हम एंडोजीनसली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाता है एक्सोजीनसली, ये वाला पैरामीटर हो जाता है एंडोजीनसली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा गंदा से लिख दिया मैंने, चलिए अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। कुछ किसी चीज़ के कुछ अंदर बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोजीनसली, ठीक है, और उसके बाहर बन रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सोजीनसली, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है,
ओके लेकिन कोनिडिया कैसे बनता है? एक्सोजीनसली। ये एसेक्सुअल स्पोर है, याद रखिएगा। कोनिडिया आपको एस्कोस्पोर में, एस्कोकार्प में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जब होगा हमारा एस्कोमाइसिटीज का जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे को मिलेगा कोनिडिया, ठीक है। अभी स्पोरेंजियोस्पोर्स है तो इसका हम लिख लेते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये एंडोजीनसली बनते हैं। ये एंडोजीनसली ही बनेंगे, मतलब कैसे? अंदर की तरफ, ठीक है। ये बाहर की तरफ, कोनिडिया बाहर की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। इतना बताना ज़रूरी था। कमिंग टू नेक्स्ट, चलिए हमने क्या किया भाई, हमारा फंजी आया, हमने रिप्रोडक्शन करवा दिया, वेजिटेटिव हमने करवा दिया, एसेक्सुअल अब हमने करवा रहे हैं क्या? सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल का मेथड हमने जान लिया, 4 स्टेप में होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब प्रोटोप्लाज्म मिल रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या था? कैरियोगैमी। ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म मिल गया तो अब न्यूक्लियस ही तो मिलना बाकी है, मिलन होना बाकी है अभी, ठीक है। तो n+n मिलेगा, मिलन होगा, मिलन होकर क्या बनाएगा? 2n, जाइगोट। जाइगोट फिर मियोसिस करेगा, बनाएगा क्या? n। तो चारों स्टेप याद हो गए? ऐसे फंजाई में हो रहा है, ठीक है। Now next step is when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. मतलब मैम हाइफे भी मिल रहे हैं, हाइफे में भी हो रहा है, यस हाइफे में भी हो रहा है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ हाइफे, ठीक है, आए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्यूज किया। ये n है, ये n है, ठीक है। ये फ्यूज करके फिर एक स्टेज बनाएंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं, चलिए कलर तो चेंज करना पड़ेगा ना भाई। दोनों हाइफे सेम कैसे हो सकते हैं? दोनों हाइफे मैम सेम तो नहीं हो सकते, गलती तो हो गया। चलिए दोबारा बनाते हैं। जो दूसरा हाइफे है उसका स्पोर्स हमने अलग दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब ये जब मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे स्पोर्स। तो यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। जब लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, वो तुरंत इमीडिएट फ्यूज कर जाते हैं। मतलब ये तुरंत जो है फाइकोमाइसिटीज में मिलके 2 मिलेंगे और 1 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये जाइगोट बन जाएगा तुरंत, 2n बन जाएगा। ये किस में हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। बट थोड़ा जो डेवलप्ड क्लास है उसमें क्या होता है कि अभी एक स्टेज आता है, बीच वाला स्टेज, जहाँ पे 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं और यहाँ पे रुके रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज, जहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों अभी आके बस मिलने ही वाले हैं, थोड़ा रुके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल्स। दैट मीन्स ये किस में होते हैं भाई? इसमें होते हैं फाइकोमाइसिटीज जैसे। हाउएवर इन अदर फंजाई, अब अदर फंजाई की बात होने लग गई है। पहली बात समझिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक में हो नहीं रहा है, ड्यूटेरो में, तो बचे हमारे पास 3। उसमें से मैंने बोला फाइकोमाइसिटीज में इमीडिएटली फ्यूजन हो जा रहा है, तो बचे कौन? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो उनमें क्या हो रहा है? लेट से फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये डाइकैरियन स्टेज किस में हो जाएगा? आपको याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज में तुरंत फ्यूजन होगा और एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में क्या हो जाएगा भाई? डिले होगा फ्यूजन में और डाइकैरियन स्टेज मेंटेन होगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो डाइकैरियन स्टेज में क्या है? n+n स्टेज है, क्योंकि ये भी n आया था और ये भाई साहब भी n आए थे, तो अभी हो गया ना n+n स्टेज, ठीक है। तो डाइकैरियन स्टेज किस में बनता है? एस्कोमाइसिटीज में एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब कैसे आपको थोड़ा सा शॉर्ट एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। मान लीजिए आप भूल जाते हो किसमें, तो एक ट्रिक रखिए बैड, ठीक है। बैड क्यों? आप लेट होमवर्क करते हो तो आपको सब बैड बॉय बोलता है, बैड गर्ल, बैड बॉय। बचपन में जब होमवर्क नहीं करते थे मम्मा बोलती थी बैड बॉय, टीचर बोलता था बैड गर्ल, ठीक है। तो बैड से आपको रखना, कोई काम अगर डिले हो रहा है तो वो हम गंदी बात बिल्कुल जल्दी जल्दी करना होता है हमें, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। तो फाइकोमाइसिटीज अच्छे बच्चे की तरह तुरंत मिल जाते हैं, बना देते हैं जाइगोट और तुरंत मियोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ये लोग थोड़े से आलसी बच्चे हैं, ठीक है। आलसी बच्चे लेट मिले, लेट सोच रहे हैं, अब जुड़ेंगे, अब जाइगोट बनाएंगे, अब ये सोच ही रहे हैं, अब एक दूसरे को निहार ही रहे हैं, ठीक है। तो ये लेट वाले बच्चे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बैड बॉय एंड बैड गर्ल। तो बेसिडियोमाइसिटीज, B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, A फॉर एस्कोमाइसिटीज, D फॉर डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। तो डाइकैरियन स्टेज बनाने वाले 2 बैड बच्चे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब नहीं भूलेंगे आप, अब तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो कहानियां बनाते रहना आवश्यक है, अति आवश्यक। फेस को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेस ऑफ फंगस। जैसे मैं मार्क करी हूं एनसीईआरटी में, मेक श्योर आप भी मार्क करो, ठीक है, क्योंकि आप ये सब हाइलाइट्स लास्ट टाइम रिवीजन के लिए कर सकते हो, ओके। सो हमारे पास डाइकैरियन इंपॉर्टेंट है, डाइकैरियोफेज इंपॉर्टेंट है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकम डिप्लॉयड। लेटर ऑन तो फ्यूज करेगा ही, वो तो निहार रहे थे खड़े होके, है ना। तो लेटर ऑन फ्यूज किया, फिर फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बना देंगे विच
रिडक्शन डिवीजन अकर्स, रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है बताइए, माइंड में तुरंत आंसर आना चाहिए। विच इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस? 2 ऑप्शंस, 7 करोड़ का क्वेश्चन है, मियोसिस, ठीक है, जो लोग नहीं दे पाए वो 7 करोड़ हार चुके हैं। चलिए, विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स, मैंने बता दिया मियोसिस, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑब्वियसली अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कुछ चीज़ बन रहा है तो क्या हुआ होगा वहाँ पे, एक ही अद्भुत ऐसी चीज़ है जो वहाँ हो सकती है, वो है मियोसिस। माइटोसिस से क्या होता है, सेम 2n से 2n, 2n से 2n, 2n से 2n, ऐसे ही होता है, आगे बढ़ता है। बट इसमें क्या होता है, डिवीजन में 2n से n होता है, रिडक्शन डिवीजन, हाफ हो गया। ओके, now morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, form the basis of division of kingdom into various classes. obviously, ठीक है, कैसे कैसे क्या हो रहा है तो उसी बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है क्लासेस को। अब आता है हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव क्लास, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज आप याद रखिएगा, जब हम इनको डिवाइड करते थे ना, ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं, अभी मैं आपको लिख दे रही हूँ, वैसे आपको मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बट फिर भी याद रख लीजिए, जाइगोमाइसिटीज एंड oomaicities, ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, 2 तरह से ये होते हैं, ठीक है। एक एक्वाटिक फॉर्म, इनका थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन होता है, अलग तरीके से ये बनते भी हैं, इसीलिए इनका, अब वो किस तरीके से बनते हैं वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो जब समय होगा हमारे पास हम आराम से डिस्कस करेंगे, बट अभी 2 तरह से, अलग अलग तरह से बनते हैं, तो जाइगोमाइसिटीज एंड oomaicities, ठीक है, ये 2 कैटेगरीज होते हैं। चलिए एनसीईआरटी के अब लाइन पे आते हैं डायरेक्टली। ओके डन भाई, हट जा, चलो। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। कभी आप देखो कोई भी चीज़, स्टार्टिंग में सब कुछ पानी पानी था, ठीक है, सब कुछ पूरा दुनिया पानी था, फिर धीरे 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 लैंड आया, राइट, ठीक है, तो वो इकोलॉजी में हमने पढ़ा है, धीरे धीरे सब कुछ कैसे हुआ, इवोल्यूशन में भी पढ़ा है। अभी क्या है कि जब भी कोई चीज़ प्रिमिटिव होता है, जनरली उनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वाटिक होता है, ये आप कहीं भी देख लीजिए, ठीक है, आप एनिमल किंगडम में देख लीजिए, आप प्लांट किंगडम में देख लीजिए, हर जगह वही है। ब्रायोफाइटिक क्या होता है, एल्गी पूरा पानी पानी, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस पानी भी लैंड भी, और फिर धीरे धीरे लैंड हो गया, तो प्रिमिटिव चीज़ें एक्वाटिक में होती है। तो फाइकोमाइसिटीज प्रिमिटिव था तो एक्वाटिक हो गया, एक्वाटिक हैबिटेट है। और एक और जगह मिलते हैं, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज और oomaicities में भी ये डिफरेंस है कि एक एक्वाटिक वाला है और एक कहाँ है, डैम्प वाला है। तो मैंने आपको क्या बोला था, 2 तरह के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं, जाइगोस्पोर्स एंड oospores, 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं। तो जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्वाटिक वाले होते हैं, यहाँ पे आपको आगे दिख जाएगा, ठीक है। और ये जो oospores होते हैं वो आपके डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस, थोड़ा लैंड टाइप, ठीक है, वो चीज़ होते हैं। चलिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, आपको मैंने बता दिया ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं कई बार, तो फाइकोमाइसिटीज में से है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जो माइसीलियम है इनके वो एसेप्टेट होते हैं, ठीक है, और सीनोसाइटिक होते हैं। मैंने बता दिया है पहले कि प्रिमिटिव थे तो उनमें वॉल नहीं था, जैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, वैसे ये भी प्रिमिटिव है तो इनमें बेचारे में वॉल्स नहीं है, ये भी बेचारे सारे न्यूक्लियस एक ही में घुसे पड़े, तो उनको हम क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक कंडीशन, COENY, सीनोसाइटिक, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो सीनोसाइटिक कंडीशन, बहुत डार्क हो गया ना, हाँ चलिए, सीनोसाइटिक कंडीशन इनमें पाया जाता है। माइसीलियम एसेप्टेट होते हैं, सेप्टा होता तो सीनोसाइटिक होता ही नहीं कंडीशन, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं, या फिर एप्लानोस्पोर्स। अब आप मुझे बताइए कि मोटिलिटी के हिसाब से, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कहाँ गया, हाँ, तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो यहाँ पे हमने पढ़ा था, जो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं ना, उन्हें हम एक और चीज़ बोलते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, इनको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। ओह गॉड, चलो, एप्लानोस्पोर्स, ठीक है, एप्लानोस्पोर्स कहते हैं इनको। और जूस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये फ्लैजाइल, इनमें फ्लैजिला होता है या नहीं होता है, इनमें फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो ये मोटाइल होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें फ्लैजिला भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोटाइल होते हैं क्यों भाई, क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है मैम, ठीक है। बाकी क्या एप्लानोस्पोर्स स्पोरेंजियोस्पोर्स में होता है, नहीं होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है। कोनिडिया में भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है, फ्लैजिला नहीं होता है, मोटिलिटी नहीं होती उनमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया सेम चीज़ कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर्स के थ्रू होता है या एप्लानोस्पोर्स, मतलब कि इनमें क्या क्या होता है, जूस्पोर्स भी होता है इनमें, और इनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होता है, ठीक है। इससे पता चल गया, यहाँ बस नाम बदल दिया, यही तो एनसीईआरटी का खेल होता है। अभी एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में बोल देगा कि क्या बनाते हैं ये स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो आपको बोलना है यस, क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर्स एप्लानोस्पोर्स ही होते हैं, ओके।
नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि फ्लैजिला एब्सेंट होता है उनमें। क्यों भाई फ्लैजिला एब्सेंट क्यों? अगर फ्लैजिला एब्सेंट है इसका मतलब आप सोचिए कि ये स्पोर्स पानी के देवता होंगे, पानी में तो चाहिए होता है फ्लैजिला, ठीक है, जनरली मोटिलिटी के लिए। यहाँ तो नॉन मोटाइल बोल रहे हैं, तो मतलब ये टेरेस्ट्रियल वाले बंदे हैं, ठीक है, और ये मोटाइल है, इसका मतलब क्या है, ये एक्वाटिक वाले बंदे हैं। हमें कॉमन सेंस लगाना है और हमारे पास तो भर भर के कॉमन सेंस है, ठीक है। तो ये कौन से भाई टेरेस्ट्रियल वाले बंदे हैं, टेरेस्ट्रियल वाले हैं, इन्हें नहीं चाहिए भाई पानी वानी, इन्हें नहीं चाहिए मोटिलिटी, तो ये ऐसे ही बैठे रहेंगे एक जगह में। बट बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए, और जूस्पोर के अगर एक्वाटिक वाले हैं तो उनको तो बैठने की जगह मिलेगा नहीं, उनको तो तैरना पड़ेगा, तो वो मोटिलिटी वाले बंदे हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स कहाँ, एक्वाटिक में फाउंड होते हैं। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली, जो कि मैंने आपको बता दिया है, एंडोजीनसली स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स दोनों, ओके। और कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। नाम से बताइए स्पोरेंजियोस्पोर्स कहाँ बन सकते हैं, स्पोरेंजियम में बनेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। आ गया जाइगोस्पोर, हमने क्या पढ़ा था, ऊस्पोर, है ना, हमने क्या पढ़ा था मैडम, हमने पढ़ा था ऊस्पोर, बट यहाँ क्या आ गया, जाइगोस्पोर। हमने तो जाइगोस्पोर भी पढ़ा है, ये देखिए ये रहा हमारा जाइगोस्पोर। तो क्या एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट बहुत घुमा फिरा के मेंशन्ड है, तो आप मिस कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ लिखा दिया है, जाइगोस्पोर भी है और ऊस्पोर भी है, ठीक है। तो ये दोनों किस में होते हैं, ये दोनों जो है ये होते हैं फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ओके। तो ये रहा फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दीज गैमेट्स क्या है, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी हो सकते हैं आइसोगैमस या डिसिमिलर एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अब आप मुझे बताइए, मैं तो एल्गी में आपको प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ाऊंगी डिटेल में, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर साइज दोनों का सेम सेम है, कोई भी चीज अगर सेम सेम होता है तो क्या आइसो होता है। तो आइसोगैमस का मतलब दोनों मेल फीमेल जो गैमीट है वो सेम है। अगर मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो उस केस में एनाइसोगैमस, ठीक है, डिफरेंट मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है ये, ठीक है, तो ये एनाइसोगैमस हो गया। और जो ऊगैमस टाइप ऑफ होते हैं वो फिक्स होते हैं, कि जिनमें जो फीमेल होती है वो बिल्कुल बैठी रहती है, बिल्कुल मोटी सी एकदम बैठी एक जगह पे, हिलेगी नहीं, ठीक है, वो अपने पति से काम कराती है, वो जुल्म करती है अपने पति पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो फीमेल ऐसे बैठी रहती है और बेचारा पतला दुबला सा पति आता है और वो बेचारा रिप्रोडक्शन करता है। क्या कर सकता है, ऑप्शन क्या है उसके पास, है ना। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ऊगैमस टाइप ऑफ अगर आपको कोई बोले तो आपको याद रखना है, फीमेल उसमें बड़ी सी होती है और नॉन मोटाइल होती है, और मेल जो होता है पतला दुबला सा मोटिलिटी करता रहता है, क्योंकि सारा काम तो फीमेल का वही कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें तीनों तरह के पाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू सम गैमेट्स, सम कॉमन एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। म्यूकर, वाह काट ही दिया मैम ने, क्या हेडेक है कलर चेंज करने का ना, उफ। चलो, ये म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एंड एल्बुगो। इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया था आपको, जब एनसीईआरटी हमने स्टार्ट किया था आपने देखा था मस्टर्ड पे कुछ वाइट वाइट आ रहे हैं दाग, तो वो किसकी वजह से होता है, वो फाइकोमाइसिटीज वाले किंगडम में एल्बुगो की वजह से होता है। मतलब कि अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो एल्बुगो का पूरा नाम क्या है, नाम है एल्बुगो कैंडिडा, ओके, एंड दिस इज व्हाट, वाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड, ठीक है, ये इसका एक तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एल्बुगो कैंडिडा जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो ऊमाइसिटीज के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक जाइगोमाइसिटीज के कैटेगरी में भी आता है, जिसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसे हमने बोला था फैमिन ऑफ आयरलैंड, एग्जाम में आया है तो जानना ज़रूरी है, PYQ है, ठीक है। तो फेमिन ऑफ आयरलैंड भी हमने बोला था। अब इसका नाम क्या है आप मुझे बताइए, इसका नाम है, याद रखना है, बहुत अच्छा सा नाम है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस किसके अंदर आते हैं, जाइगोमाइसिटीज, मतलब कि पहले फाइकोमाइसिटीज जो दो तरीके के मैंने बताया, एक जाइगोमाइसिटीज होते हैं, एक ऊमाइसिटीज होते हैं। जाइगोमाइसिटीज का एक एग्जांपल है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये डिजीज है। एल्बुगो कैंडिडा ऊमाइसिटीज के अंदर एक कैटेगरी है जो डिजीज होता है, एंड व्हाइट रस्ट ऑन मस्टर्ड ये डिजीज कॉज करता है। फंगाई का नाम क्या है, एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे फंजाई का नाम क्या है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, ओके। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज, ये कैटेगरी हमारा पूरा हुआ सक्सेसफुली फाइकोमाइसिटीज। अब हम आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। मैंने क्या बोला था, कॉमनली इन्हें क्या बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज को, सैक फंजाई। क्यों सैक फंजाई बोलेंगे भाई, क्यों सैक क्यों नाम है, कुछ और नाम रख देते हैं, इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है, इनमें जो फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं ना वो सैक लाइक होते हैं, इसीलिए इनका नाम है सैक फंजाई, ओके।
एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये आपको याद रखना है, मल्टी सेलुलर होते हैं ज़्यादातर। पेनिसिलियम इसका एक एग्जाम्पल है। रेयरली यूनिसेलुलर जो कि यीस्ट होते हैं, सेचरोमाइसिस जिसको हम बोलते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज। मतलब 2 वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स वी हैव गॉट टिल नाउ जो इसका एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यीस्ट जिसे हम सेचरोमाइसिस भी बोलते हैं एंड पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे फंजाई के जो प्रॉपर्टीज थे वो सैप्रोफिटिक थे, आपको तो पता है, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग से एक्सट्रैक्ट करते थे अपना खाना। यहाँ पे आप देखिए पैरासाइटिक, कॉप्रोफिलस, ठीक है, पैरासाइटिक होते ये भी हमने पहले देखा था, कॉप्रोफिलस नया है आपके लिए। ग्रोइंग ऑन डंग, काउ डंग में ग्रो करते हैं, ये काउ डंग में ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं। अब अगर एनसीईआरटी स्टेटमेंट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, कि ऑल फंजाई आर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस ओनली, इज इट करेक्ट? द स्टेटमेंट विल गो रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो यू हैव टू नॉट ऑल फंजाई, व्हेन वी इंक्लूड एवरीथिंग एंड वी पुट ओनली, तो इसका मतलब वो लिमिट कर जाता है। फिर आपको वहां पे फोकस से ध्यान देना है कि एनसीईआरटी का लाइन था क्या। अगर कोई भी चीज मिस आउट हो रहा है ना, तो फिर वहां पे आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, इसका मतलब फंजाई का हमने प्रॉपरली बोल दिया है यहाँ पे कि भाई वो क्या क्या होते हैं, वो सैप्रोफिटिक भी होते हैं, वो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, वो पैरासिटिक भी होते हैं, वो कॉप्रोफिलस भी होते हैं। ठीक है, नाउ माइसीलियम के अंदर आते हैं, नेक्स्ट बात तो वही करना है हमें, माइसीलियम। तो इनका माइसीलियम क्या होता है भाई, इनका माइसीलियम कहाँ गया, चलिए, इनका माइसीलियम जो होता है वो हमारा होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, जब हम इनकी माइसीलियम की बात कर रहे थे, फाइकोमाइसिटीज की, तो हमने क्या बोला था भाई, इनकी जो माइसीलियम होती है वो होती है कैसी, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक माइसीलियम। ठीक है, तो माइसीलियम का आपको याद रखना है, मैंने पिंक से कर दिया है, माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। क्यों भाई, प्रिमिटिव थे इसलिए, सेप्टा नहीं था, एक ही में सारे न्यूक्लियस बह रहे थे। ठीक है, तो वो था, पर इसमें तो सेप्टेट होंगे बिकॉज ये तो एडवांस कैटेगरी है। ठीक है, तो उस केस में ये ब्रांच्ड एंड सेप्टेट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कोनिडिया, कोनिडिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली कि एंडोजीनसली, ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बाहर से, मैंने आपको ऊपर मार्क कराया है, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली, दिख लिया आपको, ये था एनसीईआरटी का लाइन जो मैंने वहीं पे लिखवा दिया आपको। ऑन स्पेशल माइसीलियम कौन, कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस माइसीलियम। ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बनना तो अल्टीमेटली माइसीलियम ही है, हाइफे से माइसीलियम, तो वही तो बनना है, तो इसीलिए तो हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। बट कोनिडिया फिर जर्मिनेट करेगा तब वो बनेगा। ओके, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्की। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखने लायक, लिखने योग्य हमें कुछ कंटेंट मिल चुका है भाई, तो जल्दी से लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, बगल में आपको लिखना है, यहाँ पे है कि कोनिडिया जो बनेंगे, कोनिडिया जिसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, ये एसेक्सुअल स्पोर है, वो कोनिडिया भाई साहब बनेंगे कहाँ पे, कोनिडियोफोर्स में, कोनिडियोफोर्स, एंड वो बनेंगे कैसे, वो बनेंगे एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ। ठीक है, बट जो सेकंड वाला हमने पढ़ा, सेकंड वाला हमारा क्या है, एस्कोस्पोर्स है। एस्कोस्पोर्स बनेंगे कहाँ, एस्कस में, एस्कस सैक लाइक एस्कस में बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लिया एस्की लिखा हुआ है, जब इंडिविजुअल बोलेंगे तो एस्कस। एंड ये प्रोड्यूस कैसे होंगे, ये होंगे प्रोड्यूस एंडोजीनसली। तो सेक्सुअली जब स्पोर बनेगा तो एंडोजीनसली वो अंदर की तरफ से आएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली, यहाँ कंफ्यूज कर देगा एक्सो एंडो में आपको। तो ये सेक्सुअल क्या है, एक्सो की तरफ, और सेक्सुअल क्या है, एंडो की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ओके, दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। मैंने आपको बता दिया था फ्रूटिंग बॉडीज के एग्जांपल में एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, तो वो एस्कोकार्प है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है। ठीक है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको कदापि इसको नहीं भूलना है। तो मैं आपको लिख देती हूँ, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए बहुत काम आता है। ठीक है, एंड बाकी एग्जाम्पल क्या है, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस एंड क्लेविसेप्स एंड एस्परगिलस, और होते हैं मोरल्स एंड ट्रफल्स। ये एग्जाम्पल्स है आपके जो कि एडिबल होते हैं एंड कंसिडर्ड किए जाते हैं क्या, डेलिकेसीज। ट्रफल कौन कौन खाया है,
हु नोज व्हाट इज ट्रफल। ट्रफल का स्ट्रक्चर आपने देखा है, बस ऐसे बिल्कुल अनइवन टेक्सचर होता है उसका, ठीक है। सो ट्रफल जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, टेस्टी से ट्रफल लोग पसंद करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, डेलिकेसीज होते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज़ होते हैं। कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट हुआ, इनका जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जब फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे ना तो ये थोड़े से सैक लाइक, ठीक है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर इनका हो जाता है। तो ऐसे सैक में ये एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जब मिल जाएंगे तब की बात मैं बता रही हूँ, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। बट इससे प्रिमिटिव, इससे पहले वाली स्टेज क्या होगी भाई, इससे पहली वाली स्टेज होगी जहाँ पे क्या स्टेज होगा, डाइकैरियन स्टेज होगा कि नहीं होगा, मैंने बताया था डाइकैरियन स्टेज। तो इनमें 2 तरह के न्यूक्लियस पहले होंगे, फिर बाद में फ्यूजन होगी, ठीक है, बाद में फ्यूजन होगी, ये रहा 2 तरह के अलग अलग न्यूक्लियस, ठीक है। फिर बाद में जब फ्यूज़ करेंगे उसके बाद वो बनाएंगे अंदर की तरफ क्या, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। वो एस्कोस्पोर्स एस्कस में एंडोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, मतलब कि अंदर की तरफ कैसे बनेंगे भाई, यही जाइगोट धीरे धीरे ब्रांच करेगा और अंदर की तरफ बनाएगा क्या, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। बट बाहर की तरफ कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था कोनिडियोफोर बाहर की तरफ बनेंगे, कोनिडिया। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो अब बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, मैंने आपको बोला था इसको हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है इनका, एक को क्या बोलते हैं, सैक लाइक फंगी, इसको क्लब फंगी बोलते हैं, ठीक है, इनको क्लब फंगी बोलते हैं, याद रखिएगा ये चीज, क्लब फंगी। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स। मशरूम्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो आपको अभी तक मिल गया। इसके पहले एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर भाई क्या लिखेंगे हम बेसिडियोमाइसिटीज के, फर्स्ट वन इज, और यहाँ पे लिख दीजिए बेसिडियो, पता चला रिविजन के टाइम में कुछ भी आप पढ़ लिए, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल में फर्स्ट वाला हमने पता चल गया हमें मशरूम है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला ब्रैकेट फंगाई है, और उसको बोलते क्या है, या तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा ब्रैकेट फंगाई या फिर बोल देगा पफ बॉल्स, ठीक है। सेंटेंस बन सकता है इसमें से अच्छा क्वेश्चन, तो ये आपको लिख लेना है बगल में, पफ बॉल, ओके। ग्रोन इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ या ना, आंसर जल्दी आंसर। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल होता है, हाँ या ना, भूल गए कि याद है, ये ग्रो सॉइल लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स में करते हैं, एंड इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनमें सेक्सुअल होता है ओनली, ठीक है। प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स की तरह भी वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, रस्ट्स एंड स्मट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रस्ट्स एंड स्मट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, क्या कोई और विकल्प है इसके पास ब्रांच एंड सेप्टेट नहीं होने के अलावा, माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। क्यों ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, क्योंकि सेप्टेट तो होंगे ही, एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इसमें यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेजिटेटिव में, ठीक है। वेजिटेटिव का एक एग्जाम्पल मैंने जब पहले पढ़ाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन का राइजोपस एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। चलिए, द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट ओवर हियर, ठीक है, एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। But plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative और somatic cells of different strains और genotypes। मतलब समझ में आया, इंडिविजुअल गैमेट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, सोमैटिक सेल्स ही है जो फ्यूज कर रहे हैं, प्लाज्मोगामी कर रहे हैं, फिर कैरियोगामी आगे आगे होगा, ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ही मिल रहे हैं, ठीक है, एज सच कोई मेल एंड फीमेल गैमेट अलग से नहीं आ रहा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेजिटेटिव, 2 वेजिटेटिव सेल्स भी मिलकर बना सकते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, ठीक है। बेसिडियम मतलब कि लास्ट में जो बन रहा है बाई प्रोडक्ट वो बेसिडियम है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, मतलब कि जो एक हुआ जैसे ही मियोसिस होगा उसमें तो वो क्या बनाएंगे, वो 4 बेसिडियोस्पोर्स बना देंगे, क्या बना देंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स, और ये बनेंगे कहाँ, ये बनेंगे बेसिडियोकार्प में, ठीक है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी था इसका, एंड 4 बनेंगे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे बेसिडियम में। और ये प्रोड्यूस कैसे होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे, मिटा लो, साफ लिखना है वरना बच्चों को समझ में नहीं आएगा, एक्सोजीनसली, ठीक है। यहाँ पे क्या था एंडोजीनसली, यहाँ पे क्या है एक्सोजीनसली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक्सोजीनसली हो गया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, मैंने बता दिया बेसिडियोकार्प। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंने ऊपर मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, स्टिलागो एगेरिकस, स्टिलागो पुसिनिया, ओके, 3 अलग यहाँ पे और लिख लीजिएगा आप, एडजस्ट कर लीजिएगा,
3, 4 एंड 5, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स मोर। नाउ कमिंग टू, इसको याद रखने का थोड़ा सा उस्टिलागो एंड पुसिनिया का एक ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको याद रहे, ठीक है। तो यूएस से आप जान रहे हो, यूएस हम बोलते हैं, यूएस यूजेस पीआर स्टंट जनरली जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूएस यूजेस पीआर स्टंट, याद कैसे रखिएगा, पुसिनिया इज रस्ट फंगस एंड उस्टिलागो इज स्मट फंगस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरचेंज करके आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यूएस यूजेस पीआर स्टंट, इसका मतलब क्या है, उस्टिलागो स्मट फंगाई एंड पी पुसिनिया इज रस्ट फंगाई। पुसिनिया को लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, 2 उनको बीच में चाहिए होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो आपको याद रखना है, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, इनको भी चाहिए होते हैं उस तरह से 2 चीज़, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, नथिंग मोर देन दैट। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी नहीं बताऊंगी एक्स्ट्रा कुछ भी। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसे हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सिंपल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है फिर भी एडवांस कैटेगरी में आ रहा है, इसका मतलब कि दे आर इम्परफेक्ट, ठीक है, दे डू नॉट हैव दैट बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ द फंगी आर नोन। सेक्सुअल फॉर्म्स जो होते हैं फंगी के डिस्कवर बहुत लेट से, मतलब वो इनटू क्लासेस दैट राइटली बिलोंग टू, ठीक है। पहले तो डिस्कवर हुए थे इसमें आए, फिर जैसे जैसे पता चला कि अच्छा ये तो या तो एस्कोमाइसिटीज के हैं, या तो फाइकोमाइसिटीज के, या तो बेसिडियोमाइसिटीज के हैं, तो यहाँ से निकले और एस्को या बेसिडियो में सेटल हो गए, ठीक है। फिर ड्यूटेरो में रहने का जरूरत नहीं पड़ा इनको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें और कुछ खास है नहीं याद रखने के लिए। 1 परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर वेयर डिस्कवर्ड, दे वे मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज सिर्फ कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज ए सेक्सुअल स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया एक और के पास था, कौन कोनिडिया से करता था, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। ये भी ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया से ही करते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है, ध्यान रखना है, माइसीलियम जो इनके होते हैं वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड रहेंगे, सेप्टेट होंगे, मैंने आपको बताया एडवांस कैटेगरी है। मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स एंड और पैरासाइट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत सारे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जनरली इनके डिकम्पोजर्स के कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के, ठीक है। कैसे याद रखना है, ड्यूटेरोस और डिकम्पोजर्स, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, होते तो सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स भी है, बट आपको याद रखना है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के लोग डिकम्पोजर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं एंड सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें ये होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा नंबर डिकम्पोजर्स की होती है, ठीक है, इनमें। नेक्स्ट है आपका कैटेगरीज में एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ये सारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। चलिए, हमारा फाइनली सक्सेसफुली फंजाई क्लियर हुआ। आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ एक बार, आप रिवीजन कर लेना, वैसे 2 बार 3 बार आप देख लोगे, लिख लोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। तो ये सब हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया, कुछ बचा नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ भी जो आ सकता था प्रोबेबिलिटी था, मैंने आपको बता दिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 अलग चैप्टर है जो कि हम ऑब्वियसली अपकमिंग डेज में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा एक फिनोमिनन होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट किंगडम में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कि 2 टाइप ऑफ बॉडीज होते हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट, ठीक है, गेमिटोफाइट। तो अब अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे फॉर्म चेंजेस करते हैं, ठीक है, इंटरचेंजेबल होते हैं, तो उस बेसिस पर लाइफ साइकिल्स डिसाइड होती है, जो हम अभी बिल्कुल नहीं करने वाले, वो हम प्लांट्स में करेंगे। याद क्या रखना है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, कुछ प्लांट्स होते हैं, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक। प्लांट्स में भी कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, भले उनमें होता है वो पिगमेंट्स, बट स्टिल वो दे आर हेट्रोट्रॉपिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप सुने हो, और पैरासाइट्स की तरह भी वो रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है सबसे बड़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट का, ब्लैडरवोर्ट, वीनस फ्लाईट्रक, वो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कस्कट्टा जो है वो प्रॉपर पैरासाइट, आपको पता है, ठीक है, वो सक करते हैं न्यूट्रिशन। ये जो प्लांट सेल्स है उनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, नथिंग मतलब न्यू, आपको तो पता है। क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज होंगे, ठीक है, सेल्यूलोज होंगे तभी तो अलग है, वो काइटिन था फंजाई में, तो उसमें तो होंगे ही सेल्यूलोज, ठीक है, अलग है ये। और इनमें हम 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, 5 कैटेगरी। तो इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं, जो गैमेटोफाइट होते हैं इसमें मैं स्मॉल में यहाँ बता ही देती हूँ, वैसे तो जब आगे कर लेंगे तो आपको कुछ डाउट ही नहीं बचेगा। प्लांट किंगडम ऐसे फैंटास्टिक वे में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका जो होता है गैमेटोफाइट N होता है और स्पोरोफाइट 2N होता है, ठीक है। याद कैसे रखना है, गैमीट से गैमेटोफाइट, जी, तो वो गैमीट भी N होता है तो गैमेटोफाइट भी N होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नाउ एनिमेलिया किंगडम में इसमें आपको कुछ भी ध्यान कुछ खास नहीं है, ग्लाइकोजन और फैट की तरह वो फूड रिजर्व स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल कैविटी में आई गेस हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैरेक्टराइज कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये दाल चावल रोटी जो आप बना रहे हो नहीं, वो नहीं है। आप खाना बना नहीं रहे हो, आप बना हुआ खाना को और बना रहे हो, ठीक है। आप कच्चा भी खा सकते हो, फल जो आ रहा है पेड़ से वो आप कच्चा ही खा रहे हो, राइट। तो खाना उस चीज़ को बनाना, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बेस से क्या बना सकते हो, कुछ भी, जब आपके पास नहीं है, खाली आपके पास हवा पानी सब कुछ है, सूर्य की रोशनी, क्या आप सूर्य की किरणों से खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो वो बना सकते हैं। तो इसीलिए हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक है, इंजेक्शन ऑफ फूड, मैंने आपको बता दिया था होलोजोइक मोड का मतलब क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बहुत अच्छे से। चलिए, सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म हायर फॉर्म्स में शो होता है, हमारे में जैसे शो होता है। केपेबल ऑफ लोकोमोशन हम होते हैं डेफिनेटली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कॉप्यूलेशन मेल एंड फीमेल का, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट फिर होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, कॉप्यूलेशन हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज किए, जाइगोट बनाए, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियोनिक पूरा प्रोसेस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, तब फिर बच्चा बना, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एनिमल किंगडम में, मतलब एनिमल किंगडम में नहीं, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ एनिमल ट्रेट्स, राइट। ये एनिमल का एक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग? रिप्रोडक्शन, जल्दी बताइए, चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, अब आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। मैम ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ लोग कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लिविंग नहीं है, ठीक है। चलिए, वायरस, वायरॉइड्स, प्रेयॉन्स एंड लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फाइकोबायंट एंड सेकेंड कंपोनेंट होता है माइकोबायंट। माइकोबायंट क्या है भाई? फंजाई वाला जो कंपोनेंट है, और फाइकोबायंट क्या है? जो एल्गी वाला कंपोनेंट है। बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ मतलब आपको ज़रूरत नहीं है अभी। फंजाई क्या करता है? काम करेगा न्यूट्रिशन, और नीचे से जो पानी का है जो भी वो काम कर सकता है नीचे सॉइल से, वो दे देता है उसमें, और आगे। और फाइकोबायंट जो होते हैं, फाइकोबायंट मतलब कि जो एल्गी होता है वो फोटोसिंथेटिक वे में अपना खाना बना के फंजाई को भी जिंदा, तो बोथ कीप्स ईच अदर अलाइव, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब देखिए, इसमें तो कुछ खास नहीं है, मतलब बस एक ब्रीफिंग है, ठीक है, कि वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वायरसेस के पास कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट दे हैविंग लिविंग मटेरियल, मतलब कि आरएनए डीएनए वाला स्ट्रक्चर है, बट उनके पास कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, ठीक है। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर नहीं है वायरसेस के पास, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। इनर्ट मतलब कि इनएक्टिव, इनएक्टिव होते हैं ये, और जैसे ही आपके शरीर में आए बस आपको पागल बनाना शुरू कर देंगे, फिर हो जाएंगे एक्टिव। किस में? होस्ट बॉडी में। और होस्ट बॉडी कौन है? बेचारे जानवर, जिसमें हम भी आते हैं, ठीक है, हम सब आते हैं उसमें, उसके चपेटे में। टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख सकता है। कैप्सिड है, कैप्सोमियर्स है। व्हाट आर दीज? दीज आर कैप्सोमियर्स, ठीक है। कैप्सोमियर्स 11 से 50 के बीच में रेंज करते हैं नंबर इनका, तो कैप्सोमियर्स होते हैं। ये एक डायग्राम है। आरएनए आपको दिख गया, कैप्सिड आपको दिख गया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस है कि बैक्टीरिया है? पहले बताइए। 7 करोड़ का प्रश्न है आपका। मैम आप 7 करोड़ हमें दोगे? अगर मैं सही बता दी तो? नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं वर्चुअल 7 करोड़ आपको दूंगी, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज में हेड, कॉलर, शीथ, ये होता है। डायग्राम याद रखना है, लेबलिंग याद रखना है, ठीक है। हेड होता है, कॉलर होता है, शीथ होते हैं, टेल फाइबर्स होता है, ये वायरस होता है, बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है। वायरस किस तरह के होते हैं? गैस, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड, इनमें वायरस का जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए, ये कॉलर मैंने आपको बता दिया, शीत आपको बता दिया, टेल फाइबर्स हो गया। अब इसमें आपको इनका जो मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड का वो आपको याद रखना है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लाइंस यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो कि वायरसेस मतलब कि विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, कुछ पॉइजनस सा है। पहले कैसे नाम वायरस थोड़ी आ गया था एकदम से, कुछ पहले किसने बताया कि कुछ तो एक चीज़ है जो पॉइजनस फ्लूइड है। वो किसने बताया? डी इवानोस्की इन 1892 उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि टोबैको में कुछ मोज़ेक से डिजीज कर रहे हैं, ठीक है। तो टोबैको में मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कर रहे हैं। ये किसने बताया? डीजे इवानोस्की। तो आपको लिखना क्या है? द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन द वर्ल्ड इज बिटवीन हाईलाइटर एंड पेन, याद रखिएगा। चलिए, डी इवानोस्की बगल में क्यों लिखना है? ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में काम आ सके, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ सम ऑर्गेनिज्म, नाम क्या है पता नहीं अभी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो
टोबैको मोसेइक डिजीज कर रहे हैं, ये उन्होंने पहचाना, ठीक है, पहचाना बस, ठीक है, बताया नहीं नाम। दीज वे स्मॉलर देन बैक्टीरिया, फर्स्ट बात क्या किया उन्होंने, पहला लाइन बताया कि बहुत ही गंदा हो चुका है यहाँ पे, थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्या किया, रिकॉग्नाइज किया क्या, सम ऑर्गेनिज्म टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहे हैं। सेकंड बात क्या रिकॉग्नाइज किया कि ये जो है ऑर्गेनिज्म जो भी है ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, ये उन्होंने बता दिया। बट दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, क्यों, क्योंकि वो पास इजीली कर पा रहे हैं किससे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। मतलब कि ये क्लियर था कि कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कर रहे हैं और वो बैक्टीरिया फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास भी हो जा रहे हैं, मतलब कि वो बैक्टीरिया से छोटे हैं। अंडरस्टूड, असर्शन रीजन में आ गया कि ऑर्गेनिज्म कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, रीजन बिकॉज दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से बन सकते हैं असर्शन रीजन। स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने बताया, डीजे इवानोस्की में, इवानोस्की ने, और किस ईयर में बताया, 1892 में ये पहला काम हो चुका था। सेकेंड काम क्या होता है देखते हैं हम, ये तो बता दिया मैंने। सेकेंड काम इंपॉर्टेंट होता है M.W. बेजरनिक से, ठीक है। M.W. बेजरनिक साहब ने क्या बोला भाई, उन्होंने बोला, क्या बोला देखते हैं। साइंटिस्ट के नाम हम लाल से करने वाले थे, मैडम आप भूल गए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, भूल तो गई मैं। इवानोस्की 1892, इन्होंने 1898 में सेकंड बात हुई, मतलब कि कितने टाइम बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट को होश खुला। उन्होंने बोला कि extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named new pathogen as virus। अब आया नया बात, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, इन्फेक्शन किस में कॉज कर सकते हैं, हेल्दी टोबैको प्लांट्स में, और न्यू पैथोजन का नाम क्या बताया उन्होंने, वायरस। उस फ्लूइड को क्या बोला, कॉन्टाजियम वाइवन फ्लूइडम, जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब अब हम जल्दी से आते हैं अपना शॉर्ट नोट्स लिखने में। शॉर्ट नोट्स हमें क्या बताता है कि सेकेंड जो साइंटिस्ट थे दैट वाज M.W. बेजरनिक। बेजरनिक, कितना गंदा नाम हो सकता है किसी का। हम भारतीय का नाम देखो कितना सिंपल है, कुछ है एफर्ट याद करने में, सबका रमेश सुरेश, ठीक है, सबका वही नाम है, ठीक है, तो वही ठीक है। चलिए M.W. बेजरनिक, ठीक है, M.W. बेजरनिक ने ये नाम बताया, ठीक है। इन्होंने किस ईयर में बताया, 6 साल बाद। डीजे इवानोस्की के 6 साल बाद इन्होंने बताया 1898 में, ओके। बोला क्या इन्होंने सबसे पहली बात जो बोली वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि जो भी उसका फ्लूइड है, ठीक है, जो भी उसका फ्लूइड है, अगर हमें टोबैको मोज़ेक वायरस जो हो चुका है जिस प्लांट में, उसका फ्लूइड अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं और अगर किसी हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो हेल्दी प्लांट भी हो जाएगा इन्फेक्शियस। हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस, उस लिक्विड के वजह, उस फ्लूइड के वजह से, ठीक है। और उस फ्लूइड में जो न्यू पैथोजन जो दिखेंगे वो उसको उन्होंने नाम दिया, ये है वायरस, ठीक है, जो हेल्दी प्लांट को भी खराब कर रहे हैं। एंड थर्ड बात उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इस फ्लूइड को, जो मनहूस फ्लूइड है, उसको नाम मैं देता हूं कॉन्टाजियम वाइवम एंड फ्लूइडम, ओके। सो नाम दे दिया, नामकरण हो गया। अब चलिए एक संतुष्टि हुआ कि नामकरण तो अब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ है। M.W. स्टैनली, जो को 1935, वी नो दैट 1935 में, मतलब कि अब काफ़ी टाइम बाद, 1898 में लास्ट हुआ, M.W. स्टैनली ने बताया कि वायरसेस क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने नया बात बताया, वायरसेस जो है वो क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं एंड क्रिस्टल्स लार्ज प्रोटीन्स के फॉर्म में दिखाई देंगे, वो कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल और वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग में आए या किसी भी एनिमल बॉडी में आए, उसके बाद वो पैरासाइट की तरह काम करेंगे। बाहर वो कुछ नहीं है, नथिंग, अंदर आने के बाद सब कुछ हो जाता है, उनका मशीनरी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एग्जाम जब पास आता है तो आपका मशीनरी बिल्कुल जोरों शोरों से एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही उनका भी होता है। उनका क्या है, उनके लिए एग्जाम क्या है, उनके लिए एग्जाम उनका ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल बॉडी है, ठीक है, या प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो एक लिविंग सिस्टम के अंदर जाने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये किसने बताया, M.W. स्टैनली ने बता दिया, ठीक है। तो अलग से लिखे या छोड़ दे, लिख देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, जब इतना लिखती है तो फिर क्यों नहीं।
सॉरी इट्स WM स्टैनली, यस चलिए सही सही लिखेंगे हम, WM स्टैनली भाई साहब ने 1935 में बताया कुछ बात। वो क्या था कि क्रिस्टलाइज किया जा सकता है वायरस को, वायरसेस क्रिस्टलाइजेशन हो सकते हैं, क्रिस्टलाइज्ड, और वो क्रिस्टल्स क्या दिखेंगे, प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में वो क्रिस्टल्स दिखेंगे। एंड सेकेंड बात उन्होंने क्या बोला, वो इनर्ट होते हैं आउटसाइड होस्ट, इनर्ट आउटसाइड होस्ट बॉडी, ठीक है, और जैसे ही अंदर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हम देख लेते हैं। इन एडिशन टू कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल, आरएनए या डीएनए कुछ भी मतलब कंटेन कर सकते हैं, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि एक ही चीज़ करेंगे, आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। वायरस, कोई भी वायरस एक चीज़ नहीं करेगा, वो है दोनों आरएनए डीएनए। क्या आप भी कर सकते हो, मतलब कि क्या ह्यूमन बॉडी के पास आरएनए डीएनए दोनों है, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स? ह्यूमन बीइंग्स हैव बोथ आरएनए और एंड डीएनए। जो इसका गलत दे रहा है ना भाई साहब, समझ लेना भाई, बहुत बंटाधार हालत है भाई आपका, ठीक है। आरएनए डीएनए हमारे पास तो होता ही है ना, हमारे पास तो होता ही है, बट वायरसेस के पास नहीं होता। वही यहाँ लिखा हुआ है कि नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल उसका जिसका इन्फेक्शियस होता है, एक ऐसा न्यूक्लियो प्रोटीन जिसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में से कोई एक ही होगा, बात खत्म, ठीक है। वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं जो प्लांट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिए, बेटर है, ठीक है, मार्क तो हम करेंगे ही, चलिए मार्क पहले कर लेते हैं। जो वायरसेस होते हैं वो अगर इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, तो उनके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। वायरसेस जो एनिमल इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, वो या तो सिंगल हो सकते हैं या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज एक और काम करते हैं, हमने पढ़ा था, क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन में, ट्रांसडक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में। बैक्टीरियोफेज ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं। डक्शन कैसे, डंक मारते हैं, मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और डंक मार के उनका मटेरियल ले, उनका पर्पस नहीं है इतना भला करना, ठीक है, बट वो कर रहे हैं, ठीक है, डंक मार के उठा देते हैं एंड वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ओके। सो ये डिफरेंस है, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल पिक कर लेते हैं एंड दूसरे बैक्टीरिया को जब वो इन्फेक्ट करने जाते हैं तो उनमें डाल देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से लिख लीजिए बिना किसी डिले के, अगर प्लांट्स में, पहले हम वायरसेस की बात कर रहे हैं, वायरस अगर प्लांट्स में इन्फेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, ठीक है, और अगर वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, ये आपने लिख दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्रोटीन कोट, क्या है, कैप्सिड से बना है, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स स्मॉल सब यूनिट्स है और मिलके क्या बनता है, कैप्सिड, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट जो मैंने ऊपर लिखा दिया आपको, ठीक है, 11 to 50 होते हैं, नियर एंड अबाउट ए नंबर, तो वो कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड, यही है जो प्रोटेक्शन देते हैं न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। अब शेप क्या है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में हो सकते हैं। वायरसेस डिजीज कॉज करते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। अब तो ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स तो सबको पता है, एड्स इन ह्यूमन बीइंग्स वेरी वेरी फेटल, ठीक है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। सारे को मैंने हाईलाइट कर दिया, या तो आप नीचे लिख लीजिएगा या तो आप हाईलाइट करके छोड़ दीजिए, जो आपको देखना ही देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें प्लांट में हो सकती है, उतनी सारी चीज़ें एनिमल्स में हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट पार्ट में, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। तो हमने पढ़ लिया, तो लाइकेंस तो हमारा हो गया, ठीक है। हमने क्या बताया, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी, इसके अलावा और कुछ है नहीं, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली हेटरोट्रॉपिक क्योंकि फंजाई डिराइव कर रहा है न्यूट्रिशन किससे, फाइकोबायंट से, जिसको जो एल्गी है, एंड एल्गी बना रहा है तो वो है क्या, फोटोसिंथेटिक, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सेम चीज़ नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़े हुए। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि लाइकेंस क्या है, वो वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है, मतलब वो पॉल्यूटेड एरिया में बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ये बताते हैं, जनरली ये जो स्कैन करते हैं, इनका स्कैनिंग होता है SO2 का, SO2 स्कैन करते हैं ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है। चलिए आते हैं अब लास्ट पार्ट में, वो है हमारा इन 1971 T.O. डायनर, ठीक है, वो डिस्कवर करते हैं न्यू इन्फेक्शियस एजेंट
जो कि वायरस से भी छोटा इनको मिला, ठीक है। और वो क्या कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कर रहा था, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये फ्री आरएनए थे, ठीक है, आरएनए थे, याद रखिएगा, फ्री आरएनए। अगर यहाँ पे सेंटेंस बन गया कि द ऑर्गेनिज्म दैट वे आर कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वे आर फ्री डीएनए, आप सब कुछ अच्छा लगा तो आप मार दोगे एकदम, थियोडाइनर ने सही बताया था, डीएनए बताया कि आरएनए बताया, भूल जाओगे आप। तो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे फिर से गोला कर दे रही हूँ, बिल्कुल फ्री आरएनए है। क्या है, वायरॉइड्स है पहली बात, जिनको बताया किसने, टी.ओ. डायनर ने, एंड वो क्या है, स्मॉलर देन वायरसेस है, ठीक है, एंड वो फ्री आरएनए है, मतलब कि इनमें कैप्सिड जो हमने पढ़ा पहले वो नहीं होता, इसलिए छोटे हैं ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है इनका, प्रोटीन कोड लैकिंग है, लैक्ड प्रोटीन कोड लिख देती हूँ यहाँ पे। ये सब चीज़ जो है ना लाइन आप लिख लिया करिए, लास्ट मिनट में बहुत काम आता है ये, ठीक है। और ये क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्वियसली जब इनका कुछ है नहीं, खाली न्यूक्लिक एसिड है, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ओके, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रायंस। प्रायंस क्या है, मॉडर्न मेडिसिन, इनका जो था ना साइज वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वायरसेस की तरह ही था, वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे चल के पढ़ोगे ना, वो बॉवेन स्पॉन्जिफॉर्म जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में आपको सीआर जैकब डिजीज, CJD, ये सीवियर डिमेंशिया धीरे धीरे करने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज करता है, धीरे धीरे वो न्यूरॉन्स को खराब करते चला जाता है, ठीक है, आदमी भूलना शुरू करता है, फिर बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो जाते हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस होता है, फिर तरीके जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बोलना रेगुलरली होता है, वो सब चीज़ हैम्पर कर देता है ये, ठीक है। तो ये खराब तो है, छोटा सा है साला, क्या छोटा सा है पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका ज़िंदगी खराब कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इससे बच के रहना है। अब आप बच क्या सकते हो, मैम हम क्या ही बचे, हम तो सब चीज़ से ही बच रहे हैं, ठीक है, अभी एग्जाम से बच जाइए, बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, प्रायंस है, प्रायंस क्या है, मॉडर्न मेडिसिन में वो इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल वो डिजीज़ क्रिएट करते हैं। एजेंट वॉज स्मॉलर इन साइज टू वायरसेस, ठीक है, ये जो थोड़ा छोटा होता है वायरसेस से वो प्रायंस बुलाते हैं, ठीक है। नोटेबल डिजीज़ कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट, का डिजीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है जनरली, ठीक है। वो डिजीज़ क्या है भाई, बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, जो कि मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, ये कैटल्स में ही पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और सीआर जैकब डिजीज़ ह्यूमंस में पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी फेटल, ठीक है, ये प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जो मैंने अपना रूल बनाया था वो है साइंटिस्ट के नाम लाल से करना है हमें, ये हमारा नियम है, तो हम नियम फॉलो कर लेते हैं। डन, ठीक है। तो ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको थोड़ा सा स्मॉलर था यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, जो प्रायन से हमारे वो बिट स्मॉलर दैन वायरसेस थे, ठीक है, थोड़े छोटे थे। और ये कौन सा, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी एंड सीआर जैकब डिजीज़ वो करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही डिजीज़ बहुत ही फेटल होते हैं एंड दिस इज प्रॉब्लमैटिक। सो प्रायंस ये काम कर रहे हैं। तो अब याद रहेगा, सब कुछ बगल में लिख लिया है हमने एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है हमने। समय क्यों लगा, क्योंकि फंजाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आएगा एग्जाम में, ठीक है, और इसी से गलती होगा, स्टेटमेंट गड़बड़ होगा, गलती होगा, तो इसीलिए मैंने टाइम दिया इसमें ताकि हम कुछ भी मिस आउट ना कर सके। अब हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा हर चीज़ को, और आपको सब कुछ याद होना चाहिए जो भी मैंने पढ़ाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको 2-3 बार रिविजन करना होगा। ओके, चलिए फिर हमारा ये लेक्चर हम रैप अप करते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जो कि हमारा प्लांट किंगडम होगा। एंड बिलीव मी, द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई एम ब्रिंगिंग आउट देयर, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल्स याद रखने के या फिर तरीके जो आप याद रख सकते हो एक पर्टिकुलर थिंग को, एल्गी कैसे याद रखना है, जिम्नोस्पर्म कैसे याद रखना है, एंजियोस्पर्म कैसे याद रखना है, ठीक है, कैसे आपको टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और बहुत मजा आएगा। जो आज तक बोर्डम लगा था वो अब बोर्डम नहीं लगेगा, ठीक है, सब आपको याद होकर जाएगा क्लास से, ऐसा क्लास होगा। सो मेक श्योर इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, subscribe the channel, press the bell icon for all the notifications that are coming up, ठीक है, जो आएंगे आगे। एंड ऑल्सो यू विजिट द वेबसाइट इफ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटर ओवर हियर, वेबसाइट में विजिट करिए, लिंक नीचे रहेगा आपके पास, आप जाके क्रैश कोर्स में एनरोल करिए, वहाँ क्विजेज होंगे, मॉक पेपर्स होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, इसी तरह से हम पोस्टमार्टम कर करके पढ़ाएंगे, ठीक है, एंड सारे लेक्चर्स जो है वहाँ आपको वन शॉट में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे मैक्सिमम कुछ लेक्चर्स मैं डाल दूंगी फॉर दिस डेमो थिंग, ताकि आप देख सको कैसे पढ़ाई हो रहा है। आपको अगर अच्छा लगता है देन गो देयर, जस्ट इट्स फॉर 551, द कोर्स इज वेरी वेरी मिनिमल charged because my motive is to just get this done. The final revision of yours for biology comes from here, ठीक है। So all the best, keep preparing, keep hustling। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम के। बाय बाय।